अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो पीएमसी एनएमटी कैट 2021 यूनिट नंबर 2 बायोएनर्जेटिक्स। और आज हम लोग इसका लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें। तो आज का हमारा टॉपिक है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस। और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस की टू टाइप्स होती हैं, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन प्रीडोमिनेंट टाइप है, प्रेफरेबल टाइप होती है। ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में उस वक्त शिफ्ट होती है जब एटीपीज की डेफिशिएंसी होती है और एनएडीपीएच की अबंडेंट क्वांटिटी होती है। तो ये ट्रिगर करता है कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन शिफ्ट हो जाए इनटू साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो आइए पहले नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को डिस्कस करते हैं और उसके बाद साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को, और उसके बाद हम इन दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को हम लोग जी स्कीम का नाम भी देते हैं क्योंकि इसकी अपीयरेंस जो है वो जी की तरह से होती है। और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, जैसा कि मैंने आप लोगों को याद हो पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, कि फोटोलिसिस का प्रोसेस होता है फोटो सिस्टम 2 के ऊपर, और वहां पर दो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, साथ में 2H+ आयंस रिलीज होते हैं और हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का रिलीज होता है। एक और वाटर स्प्लिट होगा तो एक और हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का रिलीज होगा। तो एक और हाफ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल पुराने हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ मिलकर कंप्लीट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा और ये एनवायरनमेंट में रिलीज कर दी जाएगी। ये जो H+ आयंस रिलीज हो रहे हैं, ये H+ आयंस जो हैं ये इन्वॉल्व होंगे NADP+ के साथ और NADPH की फॉर्मेशन में अपना रोल प्ले करते हैं। जबकि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर प्रोसीड करते हैं। मैंने अपने लेक्चर नंबर 2 के अंदर आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर हमारे पास जब लाइट फॉल करती है तो रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल से दो इलेक्ट्रॉन्स फोटो एक्साइट होते हैं, और फोटो एक्साइट होने के बाद प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर के पास पहुंच जाते हैं, जिसके नतीजे में रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल में होल क्रिएट हो जाता है। उस होल को फिल करने के लिए उससे पीछे वाले इलेक्ट्रॉन्स उस तक पहुंच जाते हैं, तो पीछे वाले क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में होल क्रिएट हो जाएगा। वो अपने से पीछे वाले क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन्स लेके अपना होल फिल इन कर लेगा, और ये सिलसिला आखिरी क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल तक चलता है। और क्लोरोफिल का जो आखिरी मॉलिक्यूल होता है वो फिर फोटोलिसिस वाले इलेक्ट्रॉन्स को यूज करता है अपने होल्स को फिल करने के लिए। ये प्रोसेस इसी अंदाज में जारी रहता है। वाटर की स्प्लिटिंग होती रहती है। अब वाटर की स्प्लिटिंग के अंदर एक तरफ तो लाइट अपना रोल प्ले कर रही होती है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर एंजाइम्स का एक कॉम्प्लेक्स भी होता है जिसको हम लोग नाम देते हैं ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। तो ये ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स जो है, दिस इज OEC। तो ये OEC का जिक्र जो है वो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक के अंदर तो मौजूद नहीं है, अलबत्ता फेडरल बोर्ड वाली बुक के अंदर मौजूद है, नेशनल बुक फाउंडेशन की। तो आपको मालूम होना चाहिए कि फोटोलिसिस में जो वाटर का ब्रेक डाउन है, इसमें आपके पास लाइट के साथ साथ एंजाइम्स का एक कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व है विच इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। और ये ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स फोटो सिस्टम 2 का पार्ट हुआ करता है। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिलीज होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर प्रोसीड करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर से ट्रेवल करते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर प्लास्टोक्यूनोन मौजूद है, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स मौजूद है और प्लास्टो साइनिन मौजूद होता है। ये एरो आपको एनर्जी लेवल शो कर रहा है। बॉटम पे आपके पास एनर्जी कम होती है, टॉप के ऊपर आपके पास एनर्जी ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन्स ने जब एनर्जी एब्जॉर्ब की, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल तक पहुंच चुके हुए हैं। प्लास्टोक्यूनोन का जहां तक ताल्लुक है, तो प्लास्टोक्यूनोन इज एन आयरन कंटेनिंग प्रोटीन। ये एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन हुआ करती है। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स का जहां तक ताल्लुक है हमारे पास, तो cytochrome complex is a combination of two cytochromes, cytochrome B6 and cytochrome F। ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। और ये जो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है, एक तरफ तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैरियर का काम करता है, दूसरा केमियोस्मोसिस के प्रोसेस में पंपिंग ऑफ द प्रोटॉन्स भी साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और इसमें साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F शामिल है। ये आयरन कंटेनिंग प्रोटीन्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स पहुंचते हैं प्लास्टोसाइनिन के पास, और प्लास्टोसाइनिन इज अ कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन। और फिर इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को यूज करके साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स और सी यानी प्लास्टोसाइनिन के एरिया के अंदर इससे केमियोस्मोटिकली एटीपीज प्रोड्यूस किए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी लो हो चुकी होती है और ये फोटो सिस्टम 1 के पास पहुंच जाते हैं।
फोटो सिस्टम 1 जो है इसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर 700 नैनोमीटर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करेंगे तो ये दोबारा से एलिवेट होंगे और इस दफा ये पहुंचेंगे टू द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर ऑफ द फोटो सिस्टम 1, जो उनको ट्रांसफर करेगा टू द फेरिडॉक्सिन। फेरिडॉक्सिन भी एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। तो अगर आप लोग गौर कीजिए तो प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स और फेरिडॉक्सिन आयरन कंटेनिंग प्रोटीन्स हैं, जबकि प्लास्टोसाइनिन वाहिद प्रोटीन है जो कि कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन है। फेरिडॉक्सिन भी एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैरियर है जो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर देगा टू दी NADP प्लस रिडक्टेस, और NADP प्लस रिडक्टेस NADP प्लस को यूटिलाइज करेगा जो कि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन से इसके पास आया है। 2H प्लस आइंस को यूटिलाइज करेगा, ये वही H प्लस आइंस हैं जो कि वाटर की स्प्लिटिंग से ऑब्टेन हुए थे। और 2 इलेक्ट्रॉन्स को यूटिलाइज करेगा जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ट्रेवल करके आए हैं, और इससे नतीजे में NADPH बन जाएगा। तो NADPH की फॉर्मेशन किस तरह से होती है, आइए जरा इसको भी डिस्कस करते हैं। ये आपके पास NADPH की फॉर्मेशन है। आपके पास NADP प्लस आ गया जो कि डार्क रिएक्शन या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन से आया था। मैंने दोनों प्रोटॉन्स को अलग अलग लिख दिया है, दोनों H प्लस साइंस को अलग अलग लिख दिया है। लाइकवाइज जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स थे मैंने उनको भी अलग अलग लिख दिया ताकि हमें इसको स्टडी करने में आसानी हो। अब इनमें से जो एक इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास यूटिलाइज होगा, और ये इलेक्ट्रॉन जो है यूटिलाइज होगा तो इस इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज को हम लोग यूज करेंगे टू न्यूट्रलाइज द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द NADP प्लस। ऑन द अदर हैंड जो आपका दूसरा इलेक्ट्रॉन है ये यूटिलाइज हो जाएगा टू न्यूट्रलाइज द H प्लस चार्ज ऑफ द हाइड्रोजन। जब ये हाइड्रोजन आयन आपके पास न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो ये हाइड्रोजन आयन यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा NADP के साथ, तो ये आपके पास NADPH बन जाएगा। तो ये वाला हाइड्रोजन भी आपने यूटिलाइज कर लिया। अब हमारे पास जो चीज़ें अवेलेबल रह गई हैं वो दो चीज़ें अवेलेबल रह गई हैं, और वो हमारे पास एक तो NADPH बन चुका है और दूसरा हमारे पास H प्लस आयन बन चुके हैं। तो यही आपको जो है वो एट द एंड ऑफ द जी स्कीम शो किया जाता है। अगर आप ये डायग्राम देखें तो आपको एट द एंड ऑफ द प्रोसेस जो है वो यही दो चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक तो हमारे पास जनरेट हो चुका है NADPH, और NADPH के साथ जो दूसरी चीज़ जनरेट हुई है दैट इज H प्लस आइंस। तो हमारे पास जी स्कीम के अंदर ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में टोटल 3 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें हमारे पास NADPH है, ATP है और ऑक्सीजन है। इसमें से ऑक्सीजन एक बाई प्रोडक्ट है और ये बाई प्रोडक्ट जो है ये रिलीज कर दी जाती है इनटू द एटमॉस्फेयर, जबकि एटीपी और NADPH यूटिलाइज किए जाते हैं इन द केल्विन साइकिल आल्सो कॉल्ड एज डार्क रिएक्शंस। तो ये हमारे पास जो है वो जी स्कीम थी जिसको हम लोग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। इसके बाद एक वक्त ऐसा आता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जब हमारे पास एटीपी जो है उनकी डेफिशिएंसी होती है, NADPH अबंडेंट होते हैं, एडिक्वेट क्वांटिटीज में होते हैं। तो एट दैट टाइम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन इज शिफ्टेड टू द साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो आइए देखते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में क्या होता है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि फोटो एक्साइड हो चुके हुए थे, और फोटो एक्साइड होने के बाद जो है ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर के पास पहुंच गए थे, ये शिफ्ट होंगे फेरिडॉक्सिन को। लेकिन अगर आप गौर करें तो फेरिडॉक्सिन ने अपनी जगह शिफ्ट कर ली है, और फेरिडॉक्सिन पहले इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता था NADP प्लस रिडक्टेस को, लेकिन अब वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है टू दी साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। तो ये इलेक्ट्रॉन जब साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से होते हुए प्लास्टोसाइनिन से गुजरेंगे तो इनकी एनर्जी को यूटिलाइज करके केमियोस्मोटिकली एटीपी फॉर्म कर लिया जाएगा। ये फिर फोटो सिस्टम 1 पे फॉल करेंगे, फोटो सिस्टम 1 पे फोटॉन्स फॉल करेंगे, ये फिर फोटो एक्साइट होंगे, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर के पास जाएंगे, दोबारा से फेरिडॉक्सिन के पास आएंगे, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, प्लास्टोसाइनिन। तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहीं पे ट्रैवल करेंगे और हर दफा इनकी ट्रैवलिंग में एटीपी जनरेट होगा। आप ये बात भी ज़हन में रखिएगा कि जब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होती है तो एक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के अंदर एक एटीपी बनता है और एक NADPH बनता है। इसके बरक्स साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में सिर्फ और सिर्फ एक एटीपी बनता है एक साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में। यहाँ पर ऑक्सीजन की फॉर्मेशन भी नहीं हो रही, यहाँ पर NADPH की फॉर्मेशन भी नहीं हो रही। आइए अब जरा इनको कंपेयर करते हैं, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को अगर आप कंपेयर करें तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है, जबकि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 दोनों इन्वॉल्व होते हैं। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को साइक्लिक इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट साइक्लिक है,
जबकि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है वो नॉन साइक्लिक होती है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में सिर्फ एटीपी की फॉर्मेशन है, जबकि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में एटीपी और एनएडीपीएच दोनों फॉर्म होते हैं। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होती, लिहाजा इसके नतीजे में ऑक्सीजन भी इवॉल्व नहीं होगी। लेकिन चूंकि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के अंदर फोटोलिसिस ऑफ वाटर होती है, इसलिए वहां पर ऑक्सीजन भी इवॉल्व हुआ करती है। तो ये बुनियादी तौर पर डिफरेंसेस हैं जो कि साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में एग्जिस्ट करते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू वेरी मच।